नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में जहां हम एक ऐसे देश की कहानी जानेंगे जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत की। एक ऐसा देश जो अपनी समृद्धि, वैभव और सांस्कृतिक महानता के लिए विश्व प्रसिद्ध था। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। यह उपमा इसके समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृति, अतुल्य प्राकृतिक संपदा और अद्वितीय ज्ञान के भंडार को दर्शाती है। प्राचीन काल से ही भारत व्यापार, शिक्षा, कला और विज्ञान का केंद्र रहा है। आज हम इस कार्यक्रम में भारत के इसी सुनहरे अतीत की यात्रा करेंगे, उन कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यह भी जानेंगे कि आज भारत अपने उस गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने की दिशा में कैसे अग्रसर है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के इस रोमांचक सफर को। दोस्तों, जब हम भारत के प्राचीन वैभव की बात करते हैं तो हमारे जहन में स्वर्ण जड्डित मंदिर, हीरे जवाहरातों से लदे राजा महाराजा और रेशम और मसालों से भरे व्यापारिक जहाजों की तस्वीरें उभरती हैं। यह कोई कोरी कल्पना नहीं थी। प्राचीन भारत वास्तव में अपनी संपदा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की उपजाऊ भूमि से अनाज ही नहीं, सोना भी उगलता था। गोलकुंडा की खदानें दुनिया भर में अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध थीं, तो कर्नाटक की खदानें सोने का भंडार थीं। भारतीय रेशम, मसाले और हस्तशिल्प की मांग दुनिया भर में थी। यह समृद्धि सिर्फ प्राकृतिक संपदा तक सीमित नहीं थी। हमारे शिल्पकारों की कलाकारी, बुनकरों की कारीगरी और व्यापारियों की दूरदर्शिता ने भारत को समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया था। यह था वो स्वर्णिम काल जब भारत सचमुच सोने की चिड़िया कहलाता था। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब दुनिया भर के व्यापारी अपने जहाजों में माल भरकर भारत की ओर रवाना होते थे। उनके जहाजों में सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर लदे होते थे, जो भारतीय मसालों, रेशम और कपास के बदले में दिए जाते थे। यह कोई परिकथा नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की वास्तविकता थी। सिल्क रूट और स्पाइस रूट जैसे व्यापारिक मार्ग भारत को दुनिया के कोने कोने से जोड़ डालते थे। यहां से जाने वाले माल की मांग इतनी ज्यादा थी कि यूरोप और अरब के बाजार भारतीय वस्तुओं से भरे रहते थे। यह व्यापार सिर्फ आर्थिक प्रगति का ही जरिया नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने का माध्यम भी बना। यह था भारत का वैश्विक प्रभाव, जिसने इसे सोने की चिड़िया का दर्जा दिलाया। दोस्तों, भारत को सिर्फ इसकी संपत्ति ने ही नहीं, बल्कि इसके ज्ञान ने भी सोने की चिड़िया बनाया था। यह देश प्राचीन काल से ही ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय दुनिया भर से विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। यहाँ गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन और साहित्य जैसे विषयों का गहन अध्ययन होता था। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, चरक, सुश्रुत जैसे विद्वानों ने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यह वही ज्ञान था जिसने शून्य की खोज की, दशमलव प्रणाली विकसित की और शल्य चिकित्सा जैसे जटिल इलाजों को संभव बनाया। यह था भारत का बौद्धिक वैभव, जिसने इसे विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। चैप्टर 4। दोस्तों, भारत की धरती सिर्फ सोने और हीरे की नहीं, बल्कि कला और संस्कृति की भी धनी रही है। यहाँ नृत्य, संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य ने सदियों से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। अजंता एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, ताजमहल और अन्य अनेक स्मारक भारतीय वास्तुकला और कला के जीवंत उदाहरण हैं। कालिदास, मीरा और कबीर जैसे कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं से मानवता को नई दिशा दी। यह कला और संस्कृति भारत की आत्मा में बसी है और इसे दुनिया के सामने एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। यह था भारत का सांस्कृतिक वैभव, जो इसे सोने की चिड़िया बनाता था। चैप्टर 5। दोस्तों, जैसे हर रोशनी के बाद अंधेरा होता है, वैसे ही भारत के स्वर्णिम काल के बाद भी एक ऐसा दौर आया जब इस सोने की चिड़िया पर विदेशी ताकतों की नजर पड़ी। ग्रीक, हूण, मुगल और अंततः अंग्रेज सभी भारत की अतुल्य संपत्ति को लूटने के लिए यहाँ आए। शुरुआत हुई छोटे मोटे आक्रमणों से, लेकिन धीरे धीरे ये आक्रमण बेढिढे और भयावह होते गए। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा। मुगल शासक भी अपने साथ भारत की अमूल्य संपत्ति ले गए। इन आक्रमणों ने भारत को कमजोर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सोने की चिड़िया की चमक फीकी पड़ी रहने लगी। चैप्टर 6। दोस्तों, कहते हैं कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज की किरणें उसे जरूर चीरकर बाहर आती हैं।
भारत के लिए भी एक ऐसा ही समय आया जब सदियों की गुलामी के बाद उसे आजादी मिली। 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो वह कई तरह की चुनौतियों से घिरा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत को लूटा और खोखला कर दिया था, लेकिन भारतीयों ने हौसला नहीं हारा और अपनी मेहनत और लगन से देश को फिर से खड़ा करने में जुट गए। आज भारत एक विकासशील राष्ट्र है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना रहा है। यह सोने की चिड़िया के पुनरुत्थान की कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। चैप्टर 7, प्रकृति का वरदान। जब धरती सोना उगलती थी। दोस्तों, भारत की सोने की चिड़िया होने की एक बड़ी वजह रही है इसकी प्राकृतिक संपदा। यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ है कि कहा जाता है कि यहाँ पहले सोना उगलता था। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी पवित्र नदियां इस धरती को सींचती हैं और इसे अन्न का भंडार बनाती है। दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जैव विविधता का खजाना है। यहाँ की खदानें हीरे, सोना, लोहा, कोयला और अन्य कई कीमती खनिजों से भरी हुई है। ये प्राकृतिक संपदा ही थी जिसने भारत को समृद्ध बनाया और सोने की चिड़िया का दर्जा दिलाया। आज भी भारत अपनी प्राकृतिक संपदा का उपयोग करके विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चैप्टर 8, विज्ञान और तकनीक का उल्टा, जब दुनिया भारत से सीखती थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज भारत में हुई थी? प्राचीन भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काफी आगे था। यहाँ के विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और धातु विज्ञान में ऐसी ऐसी खोजें की जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। आर्यभट्ट ने शून्य और पाई का मान झांत किया। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम किया और चरक ने आयुर्वेद जैसे चिकित्सा शास्त्र को विकसित किया। लोहे के स्तंभ जैसे नमूने भारतीय धातु विज्ञान की उन्नत तकनीक का प्रमाण है। यह वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ही थी जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैप्टर 9, आध्यात्मिकता का प्रकाश स्तंभ, जब दुनिया भारत का अनुसरण करती थी। दोस्तों, भारत को सिर्फ इसकी सामग्रिक समृद्धि ने ही नहीं बल्कि इसकी आध्यात्मिक विरासत ने भी सोने की चिड़िया बनाया था। यह देश हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म जैसे धर्मों की जन्मस्थली रहा है जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति, अहिंसा और भाईचारे का संदेश दिया। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक और अन्य अनेक धार्मिक गुरुओं ने अपनी शिक्षाओं से दुनिया को प्रभावित किया। भारत में स्थित धार्मिक स्थल जैसे कि वाराणसी, बोधगया, अमृतसर आदि दुनिया भर से लोगों को आध्यात्मिक शांति की तलाश में आकर्षित करते हैं। यह आध्यात्मिक और धार्मिक समृद्धि ही थी जिसने भारत को मानवता का पथ प्रदर्शक बनाया और इसे सोने की चिड़िया का दर्जा दिलाया। चैप्टर 10, व्यापारिक राजमार्ग। जब भारत दुनिया से जुड़ा था दोस्तों, प्राचीन काल में भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां से होकर गुजरने वाले सिल्क रूट और स्पाइस रूट भारत को चीन, मध्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ते थे। ये व्यापारिक मार्ग न सिर्फ माल का आदान प्रदान करते थे बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के मिलन का जरिया भी बनते थे। भारतीय व्यापारी अपने साथ न सिर्फ मसाले और रेशम बल्कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान को भी दूर दूर तक ले जाते थे। यह व्यापारिक सक्रियता ही थी जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अहम भूमिका निभाई। चैप्टर 11, लूट का दौर। जब सोने की चिड़िया को नोचा गया दोस्तों, भारत की समृद्धि और वैभव देखकर कई विदेशी आक्रांताओं के मन में लालच पैदा हुआ। जहां एक तरफ कुछ व्यापारी शांतिपूर्वक व्यापार करने आए, वहीं दूसरी तरफ कई आक्रांता भारत को लूटने के इरादे से यहां आए। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और अपने साथ भारी मात्रा में सोना और हीरे जवाहरात ले गया। मुगल शासकों ने भी भारत की कई इमारतों और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और यहां से कीमती चीजें लूट कर ले गए। इन आक्रमणों ने धीरे धीरे भारत को कमजोर करना शुरू कर दिया और सोने की चिड़िया की चमक फीकी पड़ने लगी। चैप्टर 12, औपनिवेशिक शोषण। जब सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया गया दोस्तों, 18वीं सदी में जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। ये वो दौर था जब सोने की चिड़िया को सचमुच पिंजरे में कैद कर लिया गया। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का निर्दयतापूर्वक शोषण किया। यहाँ का कच्चा माल सस्ते दामों पर इंग्लैंड ले जाया जाता और वहां से बनकर महंगे दामों पर भारत में बेचा जाता।
भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए और देश गरीबी और भुखमरी की तरफ बढ़ता गया। यह वो काला दौर था जब सोने की चिड़िया की जगह एक गरीब और पिछड़े देश ने ले ली। दोस्तों, भारतीयों ने कभी हार नहीं मानी। सदियों की गुलामी के बाद भी उनके मन में आजादी की लौ जलती रही। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अहिंसक तरह से अंग्रेजों का विरोध किया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। यह सोने की चिड़िया के लिए एक नई सुबह थी। आजादी के बाद भारत ने अपने घाव भरने शुरू किए और विकास की राह पर अग्रसर हुआ। यह वो ऐतिहासिक पल था जब सोने की चिड़िया ने अपने पिंजरे को तोड़ीश दिया और फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों, आजादी के बाद भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य कई क्षेत्रों में भारत ने काबिले तारीफ तरक्की की है। भारतीय युवा आज दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में भी अपना परचम लहराया है और मंगल ग्रह तक अपना यान भेजने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। यह दिखाता है कि सोने की चिड़िया ने नए पंखों से उड़ान भर ली है और वह अपने गौरवशाली अतीत को फिर से हासिल करने के लिए तैयार है। दोस्तों, भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। हालांकि बीच में कुछ ऐसे दौर भी आए जब इस सोने की चिड़िया की चमक फीकी पेडी डेज गई थी, लेकिन आज भारत फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करने की राह पर है। भारत की संस्कृति, परंपराएं, ज्ञान और विज्ञान दुनिया को हमेशा से प्रभावित करते रहे हैं। आज जब दुनिया कई समस्याओं से जूझ रही है, तब भारत अपने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक के दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाना सिर्फ इसकी आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं था। ये उसके समृद्ध सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों का भी प्रतीक था। हालांकि विदेशी आक्रमणों और औपनिवेशिक शोषण ने इसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन भारत की आत्मा अमर है। आज भारत फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करने की राह पर है। यह एक ऐसी उड़ान है जो इसे न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाएगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और मानवता को एक नई दिशा देगा। यह सोने की चिड़िया की कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो शुरू हुई है।